नमस्कार, स्वागत है आपका नफ़ा नुकसान कार्यक्रम में। बिजनेस में कॉन्टैक्ट्स होने नहीं होने से बिजनेस को क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, प्रोडक्ट की जानकारी भी रखनी पड़ती है, रिसर्च एनालिसिस, प्राइसिंग करे कैसे। अगर पार्ट 1 और 2 आपने नहीं देखा है तो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करें। तो चलिए कंप्लीट गाइड टू स्टार्टअप के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। मिलते हैं दिनेश सिंघल से। दिनेश जी नमस्कार। गुड डे टू एवरीबॉडी। दिनेश जी, मार्केट में टिके रहने के लिए गुणवत्ता यानी क्वालिटी का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है? क्वालिटी क्या देनी है, इसको कैसे समझा जा सकता है? क्या इसके लिए कोई रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है क्या? उन्हीं से पूछिए कि आपको क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हो आप उनसे पूछिए कि भाई क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक बिज़नेस शुरू किया, प्राइवेट बंगलोज़ को मैं रेंट पे देना शुरू किया कुछ सालों पहले। तो मैंने पूछा आप क्या भाड़ा देना पसंद करोगे, आप क्या चार्ज करोगे? तो मैंने बोला कि करीब 20-25 हज़ार रुपया। तो एकदम शॉक्ड हो गए लोग, बोलते अरे इससे तो बहुत सजा, इससे तो अच्छा हम होटल में चले जाएंगे। मैं बोला यार होटल में जाने का वो मज़ा नहीं है जो प्राइवेट बंगलों में जाके आप इंजॉय कर सकते हो, प्राइवेसी इंजॉय कर सकते हो। बोलते हैं फिर भी जो है हम 1000 रुपया पर हेड से ज़्यादा हम नहीं देंगे। तो अगर 8-10 लोग गए तो 8 या 10 हज़ार रुपये की रेंज से ज़्यादा हम नहीं देंगे। तब मेरे को समझ में आया कि 20-25 हज़ार रुपये का रेंज जो है वो वायबल नहीं है। ये 8 या 10 हज़ार रुपये का जो रेंज है वो करूँगा तो ही मेरे को बड़ा मार्केट मिलेगा, ज़्यादा कंज्यूमर्स मिलेंगे। फिर मैंने इन्हीं लोगों से पूछा कि भाई आप क्या सर्विस एक्सपेक्ट करेंगे आप प्राइवेट बंगले के अंदर। तो उन्होंने वही वाली डिमांड की जो कि भाई होटलों में जैसे होता है कि हमको चादरें फ्रेश मिलनी चाहिए, हमको धुले हुए टॉवल मिलने चाहिए, साबुन मिलना चाहिए बाथरूम में, पूरा बंगला जो है एकदम नीट क्लीन साफ़ सूफ वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। कोई मकड़ी के जाले, कॉकरोच चूहे फूहे कुछ भी नहीं चलेंगे। तो अब मेरे को बात समझ में आई कि ये तो जो है मतलब पूरा बंगले को जो है अपने को होटल की तरह मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें बात करने से, रिसर्च करने से ही समझ में आई। बंगलो ओनर्स अच्छी तरह मेंटेन करके रखते थे, जिनके एयर कंडीशनर चलते थे, जिनके किचन में सारे इक्विपमेंट्स थे, कटलरी थी, क्रॉकरी थी, गैस था, सारे इक्विपमेंट थे। ऐसे ही लोग बंगलोज़ को देना शुरू किया, तभी जाके वो चीज़ सक्सेसफुल हो पाई। आज बाज़ार में हर कोई हर कुछ कर रहा है। ऐसे में बाज़ार में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे में मार्केट में सस्टेन कैसे किया जाए? सामने कंपटीशन कैसा है ये समझ में आ जाएगा, और वो कंपटीशन के हिसाब से फिर आप अपना फैसला कर सकते हो कि आपको जो है क्या पोजीशनिंग करनी है अपने बिजनेस की। आपको ओपन कंपटीशन अगर लोगों के साथ करोगे, एग्जिस्टिंग लोगों के साथ करोगे तो बहुत तकलीफ आएगी। या तो आपको प्राइस डाउन करके कंपटीशन करना पड़ेगा उनसे, या फिर क्वालिटी अप करके कंपटीशन करना पड़ेगा उनसे। बेटर ये है कि आप कोई ऐसा एंगल अपने बिजनेस का ढूंढो जिसको हम नीश मार्केट बोलते हैं, नीश पोजीशन बोलते हैं, जिसमें जो है आप कोई ऐसा यूनिक फीचर बिजनेस का पेश करो जो एग्जिस्टिंग लोग नहीं दे रहे हैं। जैसे कि आप समझो एक लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी में बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स हैं। वो जो ब्यूटी पार्लर्स हैं लोकेलिटी में ऑलरेडी समझो 4-5 ब्यूटी पार्लर्स हैं, और आपको इंटरेस्ट आ गया कि भाई मैं एक ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब ऑर्डिनरी ब्यूटी पार्लर खोलोगे तो आपको सबके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। तो हो सकता है आप एक कोई स्पेशलाइजेशन ऐसा सोचो। फॉर एग्जांपल आप ब्राइडल मेकओवर का ब्यूटी पार्लर एक स्पेशलिटी बनाइए। तो आपका ब्यूटी पार्लर को आप ऐसा प्रेजेंट करिए लोगों को कि ये जो है ना, आपको जब भी ब्राइडल मेकअप और ब्राइडल तैयारी करनी है तब आप हमारे पास आइए, हम आपको कंप्लीट ब्राइडल मेकओवर करके देते हैं। ऐसी स्पेशलिटी आप अगर आप अपने आप को प्रोजेक्ट करोगे तो आप रहोगे ब्यूटी पार्लर ही, लेकिन आपका एक निश बन जाएगा। लोग आपको एज अ
ब्राइडल मेकओवर ब्यूटी पार्लर के हिसाब से पहचानने लगेंगे, तो जब कभी उनको ब्राइडल के सर्विस की ज़रूरत होगी ना, आपके पास ही आएंगे, फिर वो आजू बाजू वालों के पास नहीं जाएंगे। और एक बार आपके पास आने लगे तो फिर शायद नॉर्मल चीज़ों के लिए भी आपके पास ही वापस आना शुरू कर देंगे। तो ऐसे टाइप का नीश जो है वो आप किसी भी बिजनेस में ढूंढ सकते हो, हर बिजनेस में पॉसिबल है। प्रोडक्शन, स्टॉकिंग, मार्केटिंग, रिटेलिंग को कैसे मैनेज करें, कैसे किफ़ायती बनाएं, कैसे कम एफर्ट में ज़्यादा कमाएं। दिनेश जी, यहाँ आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? बिज़नेस कोई भी करो, बिज़नेस की मार्केटिंग चेन को समझना चाहिए कि बिज़नेस प्रोडक्शन कहाँ होता है, उसके आगे वो प्रोडक्ट किसको जाता है, उसके बाद उसके आगे किसको जाता है, उसके बाद आगे और किसको जाता है। कई चेंज ऑफ हैंड्स होते हैं फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचने से पहले। तो वो पूरा मार्केटिंग चेन जो है वो स्टडी करना चाहिए। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टाइप के मार्केटिंग चेन होते हैं। स्टडी करने के बाद फैसला करना चाहिए। प्रोडक्शन चेन भी ऐसे ही होती है, या तो आपको खुद का प्रोडक्शन सेंटर बनाना पड़ेगा, खुद फैक्ट्री या खुद वर्कशॉप बनानी पड़ेगी, या फिर आप प्रोडक्शन आउटसोर्स भी कर सकते हैं। बाहर एग्जिस्टिंग लोग हैं बनाने वाले, उनसे बनवा के आप माल आगे बेच सकते हैंगे। वो प्रोडक्शन चेन को भी स्टडी करना चाहिए। जहाँ तक हो सके आउटसोर्स करना चाहिए, खुद का प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। और शुरू में आउटसोर्स कर लिया, बाद में खुद का प्रोडक्शन चालू कर दिया, वो भी चलता हैगा वो। लेकिन कम कैपिटल से वही बेस्ट है कि आप आउटसोर्स करके शुरू करें। आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग मालूम करनी बहुत ज़रूरी है। पूछताछ करने से कॉस्टिंग्स मालूम होंगी। मार्केट में घूमोगे तो कॉस्टिंग्स मालूम होगी, बनाने वालों से पूछोगे तो कॉस्टिंग मालूम होगी, और उसकी सेलिंग प्राइसेस मालूम होनी चाहिए। मार्केट में जाओगे तो सेलिंग प्राइसेस पता चलेंगी। पूछताछ करो कौन उसी टाइप का माल, वही माल क्या प्राइस में बेच रहा हैगा, उसकी कॉस्टिंग आपको पता है तो आपको दोनों के बीच का गैप पता चल जाता है कि मार्जिन क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जिसे बोलते हैं, वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है वो आपको पता चल जाना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मालूम होने के बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपको कोई भी जो भी एंटरप्राइज आप रन करने वाले हैं उसके अंदर आपके ओवरहेड कॉस्ट क्या क्या लगने वाले हैं। ओवरहेड कॉस्ट का मतलब है कि रेंट क्या लगेगा, सैलरी क्या लगेंगी, आपके कंज्यूमेबल्स क्या लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन्स, आपको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना चाहिए, ट्रैवलिंग के खर्चे भी डालने चाहिए। ये सब जो हैं, ये सब सारे खर्चे दो जगह डिवाइड हो सकते हैं। एक है फिक्स्ड खर्चे और एक है वेरिएबल खर्चे। फिक्स खर्चे होते हैंगे जो आप बिज़नेस करो या ना करो, सेल हो या ना हो, आपको वो फिक्स्ड खर्चे तो फिर भी देने ही पड़ेंगे। जैसे कि सैलरीज़ है, रेंट है, ब्याज है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चीज़ें जो है आपके खर्चे होने ही वाले हैंगे। आपका खुद का भी ट्रैवलिंग है वो भी खर्चा होने ही वाला है। और दूसरे वेरिएबल खर्चे वो होते हैंगे कि जितना बिज़नेस होता है उतने उसके ऊपर उस हिसाब से खर्चे होते हैं। तो वो खर्चे अगर कम बिज़नेस होगा तो कम वेरिएबल खर्चे होंगे, ज़्यादा बिज़नेस होगा तो ज़्यादा वेरिएबल खर्चे होंगे। सवाल और भी हैं पर समय सीमा की वजह से हमें बात यही ख़त्म करनी होगी, मगर बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए हम फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।